नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस। तो हमारी क्लास चल रही है भारत के भूगोल की। ठीक है, तो कुछ सामान्य परिचय की अपन बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने देशांतर रेखाओं के बारे में बात किया है। देशांतर रेखा कौन सी होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। ठीक है, देशांतर से क्या पता किया जाता है? देशांतर से समय पता किया जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतरों के बीच में सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे अधिक दूरी देखो यहाँ पे विषुवत रेखा के क्षेत्र में अधिक है, क्योंकि ये ध्रुव की तरफ जो जैसे जैसे बढ़ती है तो इनके बीच में दूरी कम होती जाती है। ठीक है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा के क्षेत्र के पास होती है और दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। तो हमने बात की थी भारत की मानक रेखा कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी ही क्यों है, पश्चिमी क्यों है? ये अपन ने बात की थी क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग के अंदर है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा आपके प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है, तो शायद ये अपन ने लिखा नहीं आपके कितने राज्यों से भारत से गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है भारत में। आप लिख लेना 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है भारत में से? तो 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले यूपी, एमपी, एपी, ये आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आप पूछ ले 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक आप लिख लीजिएगा, यूपी, एमपी, एपी, उड़ गए छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, एपी 3 आदमी हैं, वो उड़कर कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए। यूपी, एमपी, एपी उड़ गए छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में बात की थी। अपने देशांतर रेखाएं होती कितनी है? 361 मानक देशांतर रेखा होती है और वैसे 360 होती है। और ये क्या है? अर्धवृत्त बनाती है। अक्षांश रेखाएं संपूर्ण वृत्त बनाती है। इतनी बात की थी अपन ने देशांतर रेखाओं के बारे में। 180 उधर होती है, 180 ये होती है, और ये जो 0 डिग्री वाली है वो ग्रीनविच मीन टाइम है। ठीक है ना, 0 डिग्री वाली को विश्व का मानक समय रेखा घोषित किया गया है। ये कब घोषित किया गया था? 1884 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन हुआ था। उसके अंदर आपके ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली रेखा को विश्व की मानक रेखा घोषित किया गया और यहाँ से ही सभी देशों के समय का ज्ञात किया जाता है। ये कौन सी? 0 डिग्री देशांतर। तो जो इस साइड होंगे वो तो इस टाइम से कम होंगे। मान लो यहाँ पर 12 बजे हैं तो इस साइड वाले देश हो गए उधर 11, 10, जितने इधर होते जाओगे टाइम कम होता जाएगा। और जो आपके पूर्वी गोलार्ध के अंदर है उधर टाइम ज़्यादा होता जाएगा। तो जीएमटी से भारत का जो समय है वो जीएमटी से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ये अपन ने इसके बारे में बात की थी। उसके बाद में अपन ने हम सब ने लास्ट क्या बात की थी? परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण किसको कहते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी, ये पृथ्वी की धुरी कितने हैं? 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है पृथ्वी की धुरी। तो अपनी धुरी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही पृथ्वी का परिभ्रमण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल अपन ने लिखा था कितने? 23 घंटे
23 घंटे आपके 56 मिनट और 4 सेकंड की अपन ने बात की थी। तो आपको ये भी बताया था कि इस परिभ्रमण के कारण कुछ स्थितियां बनती है। कौन सी है? सूर्य पूर्व से उदय व पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है, दिन व रात का निर्माण होता है। तो अपन ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका फटाफट अपन ने रिकॉल हमने कर लिया है। अभी आप बात करते हैं हम, आज आप हेडिंग डालिए परिक्रमण। तो दोस्तों मैंने कल आपको कहा था कि आप परिभ्रमण को ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे परिभ्रमण और परिक्रमण में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन इन्हीं का एग्जाम के अंदर आता है और वो वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। तो परिभ्रमण, भ्रमण मतलब तो अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाना परिभ्रमण है। और ये परिक्रमण क्या है? पृथ्वी अपनी कक्षा पर चलते हुए सूर्य के एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है ना, वो परिक्रमण है। तो देखो आप, ये सूर्य है, ये आपके क्या है? सूर्य। और ये पृथ्वी की कक्षा है जो दीर्घवृत्ताकार, क्या आकार है उसका? दीर्घवृत्ताकार, जिससे कौन सी कंडीशन बनती है? उपसौर अपसौर। दूर वाली कौन सी है? अप, मैंने कहा ना अप, दूर चला जा अप, वो 4 जुलाई को बनती है। ठीक है, तो अपने ये पृथ्वी है ना, कि ये पृथ्वी की क्या है? दूरी है 23.5। तो इस दूरी के चारों ओर चक्कर लगाए उसको, तो मतलब ये पृथ्वी है, ये अपने दूरी के चारों ओर चक्कर लगाएगी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो जो इस साइड होगा वहां पे सुबह होगी, जो पिछली साइड होगा रात होगी। ठीक है, तो वो तो हो गया आपके परिभ्रमण। परिक्रमण क्या है? परिक्रमण अपनी दूरी पर तो चक्कर लगाते रहेगी, लेकिन साथ साथ यहां से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है ना, ये देखो पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। तो आप याद रख लो, पृथ्वी क्या है? पप्पू है। पृथ्वी पप्पू है, पप्पू है। पप्पू कौन सा? राहुल गांधी नहीं, पप्पू आपकी पृथ्वी पप्पू है। तो ये आपके पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चलते 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 यहाँ जाएगी, यहाँ जाते 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 वापस इधर से चलते चलते वापस इस पर आएगी ना, तो ये इधर से इधर चक्कर लगाना होता है ना, ये इसको कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। और जो ये डंडी है ना, ये अक्षीय झुकाव 23.5, इसके बार बार चक्कर लगाना है ना, उसको कहते हैं परिभ्रमण। तो अपने स्थायी मार्ग पर कक्षा पे चलते हुए चक्कर लगाती है सूरज को एक, वो तो है परिक्रमण। और अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने को कहते हैं परिभ्रमण। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो परिभ्रमण के अंदर तो आपके 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये तो क्या, दूरी छोटी सी है, लेकिन सूरज के एक चक्कर लगाने के अंदर कितना टाइम लगेगा बताओ आप? 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 1 साल हो गया, मान लिया आपने 1 साल। ठीक है, तो ये अंतर है। परिभ्रमण पूछ ले तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, और परिक्रमण पूछ ले तो 365 दिन 6 घंटे। अभी कभी कभी पेपर के अंदर क्या आता है, 6 घंटे की जगह 1/4 हो जाता है। तो बच्चे कहते हैं अपने को तो लिखा है नहीं, तो भाई 24 घंटे हैं, उसका 6वां भाग क्या हुआ? 1/4 ही हुआ। तो ऐसी बात अपने आप ध्यान रख सकते हो। तो आप परिभ्रमण समझ लिया, परिक्रमण क्या है, तो अभी आप लिख लो। पृथ्वी पप्पू है, लिख लेना। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी क्या है? अपने अक्ष पर भी पश्चिम से पूर्व घूमती है, और अपने परिक्रमण के अंदर भी पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए भाई, पृथ्वी पप्पू है। पृथ्वी की गति चाहे किसी भी कंडीशन में वो पश्चिम से पूर्व ही होगी। तो पृथ्वी का परिक्रमण अपनी, लिखो आप, पृथ्वी अपनी कक्षा में चलते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है,
यही परिभ्रमण है। पृथ्वी अपनी कक्षा पर चलते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिभ्रमण में अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक चक्कर में समय पूछ ले पृथ्वी का परिक्रमण काल तो कितना है 365 दिन 6 घंटे या 365 दिन 1/4। ठीक है, इस बात का ध्यान कर लेना। तो परिभ्रमण के कारण आप मेरे को बताइए, परिभ्रमण के कारण मैंने आपको बताया था क्या क्या स्थिति बनती है। 2 चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, कौन कौन सी बताओ। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण एक तो आपके सूर्य पूर्व से उदय और पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है। एक किसका निर्माण होता है, दिन और रात का, क्योंकि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है तो दिन और रात का होगा। लेकिन 365 दिन है, देखो एक चक्कर लगाने में, तो 365 दिनों के अंदर एक साल हो गया। तो ये किसका निर्माण करेगी बताओ आप, ये ऋतुओं का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इन 365 दिन के अंदर कुछ दिन गर्मियाँ आएगी, कुछ दिन सर्दी आएंगी, कुछ दिन बरसात होगी, स्प्रिंग का सीजन आएगा जिसे हम बसंत कहते हैं वो। तो इसके आप लिख लीजिए परिक्रमण के प्रभाव। एक ही प्रभाव आपको मेन ध्यान रखना है इसके अंदर, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। परिभ्रमण के कारण तो आपके दिन और रात का निर्माण होता था, सूर्य का उदय और आपके अस्त का प्रतीत होता था। लेकिन परिक्रमण क्रम, इस क्रम को याद कर लीजिए आप, क्या करोगे ये क्रम। तो क्रम से क्या है, पृथ्वी अपने कक्षा की ओर चलते चलते क्रम से चलती है, इधर उबड़ खाबड़ नहीं चलती है, एकदम लाइन से चलेगी, अपने घूमेगी ऐसे। तो क्रम के नाम को आप दिमाग में थोड़ी सी अपने आप से ट्रिक बना लो थोड़ी सी, और सोचो भाई क्रम याद आते ही आपको ये गोल चक्कर याद होना चाहिए भाई। क्रम के अंदर तो क्या है, गोल चक्कर निकालेंगे अपन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। ठीक है ना, क्रम क्या है, सूर्य के चारों ओर। तो क्रम और आपके उसमें आएगा भ्रमण। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ दोस्त कहते हैं सर आप बोर्ड पर जल्दी मत मिटाया करो, तो आपके तो क्या है रिकॉर्डेड मिल रही है क्लास, रोक कर लिख लिया करो आप। ठीक है, तो अभी अपन ने सारी बात कर ली है, लेकिन कुछ एक बात डायग्राम बनाते हैं अपन एक, वो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप पहले तो बीच में बना लो सूर्य, ये आपके क्या हो गए सूर्य देवता। ठीक है, सूर्य देवता हो गए आपके। सूर्य है ये रेखा निकालो यहां से। ठीक है, एक रेखा निकालो यहां से, एक रेखा निकाल दो ऊपर, एक रेखा निकाल दो नीचे। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाओ, आपको समझाते हैं क्यों बनाया ये। तो ये तो भाई ये आपके कर्क रेखा, कर्क रेखा कौन सी है बताओ आप, ये है मकर रेखा, और ये है आपके, ये दोनों ही कौन सी रेखाएं हैं, ये है आपके विषुवत या भूमध्य, एक ही बात है, भूमध्य रेखा। ये भी सेम लिख लेना, विषुवत रेखा या भूमध्य, दोनों एक ही है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो एक आपके मैं यहाँ नक्शा बना देता हूँ, चलो इधर बना देते हैं अपन।
ये पृथ्वी की क्या है, भूमध्य या विषुवत रेखा है। ये 23.5 उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा है और ये आपके मकर रेखा है। कर्क, मकर और विषुवत, ठीक है। तो देखो दोस्तों, डेट लगानी है अपने को यहाँ पर 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21, 23 सितंबर। इस 21 जून को जो स्थिति बनती है उसको कहते हैं ग्रीष्म अयनांत, या अयनांत कह दो या संक्रांति कह दो, ठीक है। और इसको कहेंगे शीत अयनांत या संक्रांति। इसको कहेंगे आपके बसंत विषु, इसको कह देंगे शरद विषु। तो ये बात ये आपको समझानी थी, ठीक है। इसको समझो आप। ये है कर्क रेखा। इस समय क्या है, सूर्य 21 जून को, जब तारीख आती है ना अपना 21 जून, तो 21 जून को आपके सूर्य एकदम कर्क रेखा के ऊपर होता है, ठीक है। सूर्य किस पर होगा, कर्क रेखा पर। किस तारीख को, 21 जून को। तो आप वापस बोलो, सूर्य 21 जून को किस रेखा पर होगा, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, या आपके इधर नीचे वाले आधे गोले दक्षिणी गोलार्ध में, कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो इस 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। मतलब दिन है ना वो बड़ा होगा, रात वाले घंटे कम होंगे, ठीक है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्यों होता है, आपको पूछ ले तो सूर्य इस समय एकदम ठीक कर्क रेखा के ऊपर होता है, ठीक है। पृथ्वी जब घूमती है ना, घूर्णन करती है, तो कर्क रेखा एकदम सूर्य के सामने आ जाती है इस 21 जून की तारीख को। तो ये उत्तरी गोलार्ध वाला भाग सूर्य के एकदम सामने होता है, तो यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, आपके 21 जून। और ऐसे ही पूछ ले आपको भाई 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होगी, कॉमन सेंस की बात है। अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो इधर सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि ये भाग सूर्य के सामने होगा। दूसरा बात, ये भाग सूर्य के सामने ज़्यादा टाइम रहेगा, तो ये पीछे वाला भी सूर्य के एकदम पीछे ज़्यादा टाइम रहेगा। तो 21 जून को क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। और पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात को किस दिन को होती है, तो इस दिन को, ठीक है। अब आपके इधर आके देखो, अब 22 दिसंबर को सूर्य कौन सी रेखा पर होता है, मकर रेखा पर, ठीक है। सूर्य मकर रेखा पर होता है, तो मकर रेखा बताओ, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक, तो इस क्लास को देखने से कोई मतलब नहीं है, पहले आप पिछली क्लास से देखें तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग, दक्षिणी गोलार्ध विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग, ठीक है। तो मकर रेखा कौन से है, दक्षिणी गोलार्ध में ना 23.5 दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो आपके बताओ, मकर रेखा के 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन पूछ ले कब होगा, 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे लंबी रात होगी, ठीक है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्यों होगा, क्योंकि सूर्य एकदम मकर रेखा के सामने होगा। तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा, और यहाँ सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ सबसे बड़ी रात हो जाएगी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो यहाँ सबसे बड़ी रात हो जाएगी। कॉमन समझ गए होंगे आप, ठीक है।
इस घटना 21 जून वाली घटना जो घटती है, कर्क रेखा के ऊपर आता है सूर्य और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो इस घटना को ग्रीष्म अयनांत कह दो या ग्रीष्म संक्रांति कह दो, ये बात है। 22 दिसंबर को आपके मकर रेखा के ऊपर होता है सूर्य और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसको कहते हैं शीत अयनांत। ग्रीष्म अयनांत क्यों कहते हैं? 21 जून को गर्मी पड़ती है और दिसंबर के अंदर क्या है, सर्दी होती है, तो ये शीत अयनांत हो गया, वो ग्रीष्म अयनांत हो गया। तो ये दोनों कंडीशन आप समझ गए होंगे। अब ये विषुवत रेखा ही है, क्योंकि विषुवत रेखा एकदम पूरी है ना, ये भी विषुवत रेखा है, ये भी विषुवत रेखा है। तो आपको पूछ ले इस दिन 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य एकदम विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। ये आपकी विषुवत रेखा है, सूर्य एकदम यहां होगा, ठीक है, एकदम इसके सीध में। तो पूरी पृथ्वी के अंदर, अभी हम उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी के अंदर समान घंटों के दिन होंगे और समान घंटों की रात होगी। तो जितना घंटे का दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा उतने घंटे का दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा, जितने घंटे की रात इधर होगी उतनी ही इधर होगी, क्योंकि सूर्य क्या है, इस गोले के एकदम बीचों बीच है, तो रोशनी क्या है, दोनों तरफ बराबर जाएगी। जब ऊपर होता है कर्क रेखा पर तो यहाँ पर दिन बड़ा होता है, जब नीचे चला जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन अभी ना तो ऊपर कर्क रेखा पर है और ना ही मकर रेखा पर है, किस पर है, विषुवत रेखा। तो एकदम बराबर रोशनी पूरे अपनी पृथ्वी पर लगेगी। तो कहने की बात यह है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी के अंदर समान दिन और रातें होती हैं। और आपके 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन। और उल्टा कर लीजिए, इसमें सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ी रात 21 जून को होगी, और इधर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन है तो उधर सबसे बड़ी रात होगी। समझ गए आप? तो ये डायग्राम आप ढंग से उतार लो और इसको याद करने के ट्रिक आपको बता देते हैं। एक देखो, इधर से शुरू करो, इधर कर्क है उधर मकर है, दोनों विषुवत है, ये आप याद कर लो। 21, 22, 23 यहां से शुरू करना है, घड़ी की दिशा के अंदर चलना है अपने को। तो 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, इस प्रकार 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा 21, 22, 23। और इसकी आप ट्रिक कर लो। पहले क्या है, जुम्मा, इसकी ट्रिक क्या है, जुम्मा। जू से क्या हो जाएगा, जून, और उधर माह से मार्च, जुम्मा, ठीक है। और अभी इधर से आप याद कर लो, शादी, शादी, ये ट्रिक है, कोई आप समझ मत लेना कोई ग्रह है या कोई सूर्य की तरफ, ट्रिक बता रहा हूं आपको। ये जुम्मा, जुम्मा तो इन दो की है, ठीक है, ऐसे, और ये शादी इन दो की है। स से क्या हो जाएगा, सितंबर, और दी से दिसंबर। तो आप वापस बोलो, देखो मेरे साथ, 21, 22, 23, 21, 22, 23, जुम्मा शादी, जुम्मा शादी। तो समझ में आ गई? अब अपन इसका थोड़ा नोट्स बना लेते हैं। वैसे डायग्राम से आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार क्या लिख भी लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो आप डालिए तो अयनांत, अयनांत या संक्रांति, अयनांत या संक्रांति, यह स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है, 2 बार बनती है। अयनांत वाली स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है। तो आपको मैंने बता दिया कब कब बनती है। पहली आपकी कब बनती है बताओ, इधर वाली, यहाँ पे ग्रीष्म होगा, अयनांत दो बार बनती है। एक तो है ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, ये कब बनती है, 21, 22, 23, यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, जुम्मा, जून, 21 जून को।
ग्रीष्म अयनांत कब बनता है? 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। इस स्थिति में सूर्य कर्क रेखा के समान होता है। कर्क रेखा के एकदम ऊपर होंगे सूर्य। ठीक है, तो ये अपन ने ग्रीष्म अयनांत की बात कर ली। अगला आप लगाओ शीत अयनांत। अयनांत के साथ संक्रांति समझ गए होगे। शीत अयनांत कह दो चाहे संक्रांति कह दो, एक ही बात है। अयनांत, शीत अयनांत। तो शीत अयनांत कब बनता है भाई बताओ? यहाँ पर 23, 22 क्या है? तृतीया शादी। तो यहाँ पर होगी ना मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर। शीत अयनांत 22 दिसंबर को बनता है। सेम लाइन लिखनी है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। और यहाँ पर एक लाइन अपने आप लिख लेना कि इस स्थिति में सूर्य मकर रेखा के समान होता है। यहाँ कर्क लिखी हुई है, इधर अपने आप के सिर्फ मकर लिखनी है। ठीक है ना, इतनी सी बात है। चलो मैं लिखा देता हूँ आपको, आप लिखिए, दिखाई देते हैं। चलो भाई आपको तो अपन बात कर रहे हैं शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है। शीत अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। इसके नीचे अगली लाइन ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, इस स्थिति में सूर्य मकर रेखा के समान होता है। ठीक है, समझ गए आप? तो शीत अयनांत 22 दिसंबर को बनता है। शीत अयनांत दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है। सूर्य मकर रेखा के समान होता है। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि भाई मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे आएगा इसका कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन उस साइड वाला याद करो 22 दिसंबर। और पृथ्वी को आप पूछ ले पूरे पृथ्वी के अंदर समान दिन व रात किस तारीख को होते हैं? तो 21 इधर है, 23 इधर है, तो यहाँ क्या था? जुम्मा। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी के अंदर समान दिन व रात होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अभी अपन बात कर लेते हैं ये विषुवत रेखा वाली। तो हेडिंग अपन ने क्या डाला, उनको क्या कहते हैं? विषु। यह घटना वर्ष में 2 बार होती है। 2 बार कौन कब कब होती है? एक तो आपकी कौन सा होता है? बसंत विषु। एक आपके क्या होता है? वसंत विषु होता है। ठीक है, बसंत विषु ये कब होता है भाई बताओ? 21 मार्च को। इस समय एक तो 21 मार्च को होता है और एक आपके दूसरा है जो शरद
विषु। ये कब होता है आपके 23 सितंबर को। इन दोनों के अंदर, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, वह पूरी पृथ्वी पर समान दिन व रात होती है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, तो इस समय क्या है, पृथ्वी, ये सूर्य विषुवत रेखा के बिल्कुल समान होता है, तो लाइट एकदम बराबर मिलती है और पूरे आपने पूरी पृथ्वी अर्थ के अंदर समान दिन और समान घंटों की रात होती है। ये डेट ध्यान रखना आप, 21 मार्च 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, क्योंकि 21 जून को तो कर्क रेखा पर, इधर मकर रेखा पर। ये कारण है, आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो ये कुछ बेसिक सा ज्ञान था, हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। उपसौर और अपसौर के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी के, उस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी में सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो आपके अप, दूर मतलब अप, दूर चला जा, वो 4 जुलाई को, उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर। क्वेश्चन आप देखोगे तो अनफ बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, ये तो बेसिक ज्ञान, अक्षांश, देशांतर, धुरी, कक्षा, परिभ्रमण, परिक्रमण, आपके आज वाली बात। तो अब हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। अब आप टॉपिक डालिए शुरू से, भारत का भूगोल। तो भाई नक्शा बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा तो आता नहीं है अपने को, लेकिन कोशिश करते हैं। चलो सही नहीं बना ना, ढंग से बनाते हैं। हेडिंग डाल लिएगा, भारत का भूगोल थोड़ा ऊपर ही बनाते हैं अपन। तो लगभग वैसा ही है, ज़्यादा तो नहीं है ढंग से, लेकिन समझ लो अपन। तो शायद आपको पहली क्लास के अंदर शायद भूलवश लिखा दिया होगा कि भारत का अक्षांश विस्तार, शायद आपको 23/3 लिखा दिया। तो वो 23/3 तो राजस्थान का है, भारत का अक्षांश है ना। भारत आपको भी पता चल गया है कि भारत आपके उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी भाग के अंदर है। तो ये आपके कौन सी अक्षांश रेखा भारत के यहाँ से गुजरती है? यहाँ क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। तो आपसे 8.4 वाली जो है रेखा, अक्षांश रेखा, वो भारत के एकदम मुख्य भूमि के दक्षिण भाग से निकलती है। और ये ऊपर वाला भाग है ना, ये अक्षांश रेखा है 37.6, ठीक है। तो आपको पूछ ले भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो आप देख लो 8 से 37.6, मतलब लगभग 30 अक्षांश रेखाएं भारत से गुजरती है। मतलब 8 से देख लो 38 है लगभग, तो 30 अक्षांश रेखा भारत का। आपको पूछ ले अक्षांश विस्तार कितना है, तो लगभग देख लो, इनको घटा लो, 30 लगभग, ठीक है। तो अब आप बात कर लो, ये तो भारत का क्या हो गया? अक्षांश विस्तार। अभी अपन ऐसे वो देशांतर वाली बात और करेंगे। तो ये देखो देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है ना, ये एकदम ऐसे कर चलती जाएगी। तो देशांतर रेखा भारत की, देशांतर विस्तार कितना है? 68.7 से 97.25, ठीक है। तो ये भारत का अक्षांश विस्तार 8.4 से 37 से, भारत का देशांतर विस्तार 67.7 से 97.25। ये तो क्या है? भारत का आपके
देशांतर विस्तार है और ये अक्षांश विस्तार है, दोनों ही लगभग 30 ही है लगभग। ठीक है, तो भारत का आपको पूछ ले उत्तरी ही उत्तरी छोर कौन सा है, ये एकदम मतलब लास्ट ही लास्ट उत्तर में भारत का कौन सा गांव, कौन सी एकदम लास्ट है, तो आपको पूछ ले भारत का उत्तरी छोर कौन सा है, इंदिरा कोल। और मुख्य भूमि यहां कन्याकुमारी है, क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहां भारत का एकदम दक्षिणी शोध आपको पूछ ले तो क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक है, और यहां आपको पूछ ले भारत का पश्चिमी लास्ट में पश्चिम में लास्ट शोर कौन सा है, तो एक गांव है गुहर मोती। गुहर मोती गांव है, कच्छ में पड़ता है, कच्छ गुजरात के अंदर। और उधर पूछ ले, ये तो जम्मू कश्मीर के अंदर है इंदिरा कोल, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु। और आपके जो पूर्वी स्रोत है वो कौन सा है, पूरी वाला भाग कौन सा है आपके, किबिंथु गांव है, अंजाब जिला है, ये दिख रहा होगा वरना सुनाई तो दे ही रहा है, ढंग से लिख लो। जिला कौन सा है, ये किबिंदु गांव है, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, अंजाब आपके क्या है, जिला है, और आपके अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भारत का अक्षांश विस्तार 8,4 से 37 है, देशांतर विस्तार 67,7 से 97,25। भारत का उत्तरी छोर कौन सा, इंदिरा कोल है, और कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का। लेकिन अपने नीचे यहाँ पर देखोगे, थोड़ा नीचे चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, अंडमान निकोबार भी है। तो भारत का मुख्य भूमि ना पूछकर ऐसे पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणी स्रोत, तो आपके इंदिरा पॉइंट है, ऊपर वाला कोल, नीचे वाला पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार के अंदर है। ठीक है, तो इसको अपन आज आपको बताया है और कल अपन इसके बारे में बात करेंगे, कल करते हैं। आज थोड़ा सा आपको बता दिया, या अपन खुद भी आप लिख सकते हो, वरना अगली क्लास के अंदर हम इसके बारे में ढंग से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लगातार शेयर करते जाइए और अपने चैनल को आपके हर दोस्त के पास, हर परिजन जो भी इस पढ़ाई की लाइन से जुड़ा हुआ है, बढ़ाते रहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक रुकने नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर।